शिव, ललित, सौरभ, शिल्पी, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें वही क्लास की। स्वाति, संजना, आर्यन, नीरज, सुष्मिता, प्रियांशु, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। राधे राधे सभी को। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आप सभी को भी। तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दे, यस कह दे। शुरुआत करें क्लास की। क्विक रिवीजन कराऊंगा पहले 2 मिनट जस्ट। आप मुझे 2 मिनट में सभी क्वेश्चनों के आंसर करें, मेरे 5 सवालों के जवाब करें भाई। जल्दी से आंसर टाइप करने भी पाए कोई बात नहीं है, आंसर बस आपको याद होना चाहिए। मेरे 5 सवाल ये हैं कि अगर राज्य की सरकार बजट लाती है तो राज्य सरकार का बजट लाना कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है मेरा कि सरकार जो बजट बनाती है उसके जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो कौन से फंड से किए जाते हैं? तीसरा सवाल है मेरा कि भारत में आजादी के बाद जो पहला बजट था वो कब लाया गया था? चौथा सवाल है मेरा कि हमारे देश में जो बजट लाए जाते हैं वो कौन सी कमेटी ने रेलवे के बजट को अलग लाने का प्रस्ताव दिया था? पांचवा सवाल है मेरा कि हमारे देश में जब उधार लिया जाता है बजट पूरा करने के लिए उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? देखो, थैंक यू भाई भीम। चलिए पहले मेरे कमेंट का आंसर करिए, सभी लोग जो मैंने पूछा आपसे उसका कमेंट करिए। देखो, 5 सवालों में पहला सवाल ये है कि आर्टिकल 202 जो है वो राज्य सरकारों के लिए और आर्टिकल 112 जो है वो केंद्र के लिए, दोनों याद रखना। उसके अलावा जो कंसोलिडेट फंड है बजट के एक्सपेंस वहां से होंगे और जो इमरजेंसी होगा उसे कंटिजेंसी कहा जाएगा। जो आजादी के बाद पहला बजट आया वो 26 नवंबर 1947 या 1947 में आर के शनमुगम चेट्टी लेकर आए थे, दोनों याद रहेंगे। जो रेलवे का बजट अलग से लाने के लिए कहा था सर वो 1921 में कहा गया था, एकवर्थ कमेटी ने कहा था। और पीयूष नहीं मेरे भाई, आज डायरेक्ट क्लास ना देखे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आज ना देखे, पहले पिछली क्लास को देखें भाई। तो आपने कहा एकवर्थ कमेटी ने कहा था अलग करने के लिए और विवेक देब्रॉय कमेटी ने कहा था मर्ज करने के लिए। और आखिरी सवाल मेरा जो था वो ये कि बजट के लिए जो घाटा होगा, जो कमी होगी उसको लाने के लिए, पैसे के लिए, उसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं सर। और उसके लिए आपने बताया था कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से उधार लेते हैं और उससे मिलाकर उधार लेते हैं, लेकिन हम इतना उधार लेते हैं कि अपना ब्याज भी नहीं दे पाते, इसलिए हम डेट ट्रैप कैटेगरी में आते हैं। ये बात आपको याद होगी, इंडिया इज ए डेट ट्रैप कंट्री। क्यों? क्योंकि इंडिया अपना इंटरेस्ट भी जो है वो लोन लेकर पे करता है। यहां तक की बात आपको मैंने समझाई थी। बस मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं ये बात, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है, ये इतना आसान भी नहीं होता पढ़ने में। मैं आपसे कहूंगा पूरी क्लास करें। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नहीं किए थे सर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। चैप्टर अभी पूरा होगा नहीं, चैप्टर अगली क्लास में पूरा होगा। इसीलिए जो मैं कहूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है उसको समझिएगा पहले ध्यान से। अब देखो, हमारे पास क्या होता है सर कि हम ये बात करते हैं कि जो बजट हम बनाते हैं, एक्चुअली देखो हमारे देश में जो बजट बनाने का प्रोसेस है सर, अब बजट में ये होता है कि हम सरकार जो है हमारी उसको कंटिन्यूअसली सर इनकम रिसीव होती है भाई। हमारी सरकार को पैसा आता है। आप मुझे बताओ सोचकर, नॉर्मली आप मुझे आंसर करिए कि हमारे देश की जो सरकार है उसके पास पैसा कहां से आता हो? हमारे देश की सरकार जो है उसके पास जनरली जो पैसा है वो कहां से आता होगा? या फिर हमारे देश की जो सरकार है वो पैसे को जो खर्च करती है वो कहां पर करती हो? देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात सिंपली वे में करें सर, तो सिंपली हमें यह याद होता है कि सरकार जो पैसा लाती है, आप कहोगे सर एक तो टैक्स के रूप में आता होगा। समझना बात को, सरकार जीएसटी लेती है, इनकम टैक्स लेती है, कॉर्पोरेट टैक्स लेती है, जितने भी है सर, ये सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं सर यहां पर। तो इंडिया टैक्स लेती है सरकार हमारी, ठीक है। टैक्स के अलावा देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टैक्स की कैटेगरी में नहीं आती हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बर्थ का सर्टिफिकेट आपने बनवाया, तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे सर उस बर्थ सर्टिफिकेट के पैसे देने होते हैं। अगर डेथ का सर्टिफिकेट बनवाओगे किसी का, उसका भी पैसा देना पड़ता है जनरली। या फिर अगर आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो उसका पेमेंट देनी पड़ती है। अगर हम मान लीजिए कोई भी सर्विस लेते हैं, कोई स्कूल में पढ़ाता है, हेल्थ एजुकेशन, हॉस्पिटल की बात करें सर, चाहे 10 रुपए की पर्ची बनती हो वहां पर, तो टैक्स के अलावा बहुत सारी इनकम है जिनको नॉन टैक्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सरकार क्या करती है? अपने हिस्सेदारी को सेल करती है।
जब सरकार अपनी हिस्सेदारी को सेल करती है, मैंने आपको बताया उसको क्या कहा जाता है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना कहा जाता है। जैसे सर अभी एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट करा। अब जब एयर इंडिया सरकार ने बेचा तो सरकार को कितना पैसा मिला, मैंने बताया आपको 18,000 करोड़ रुपए आए सिर्फ एयर इंडिया सेल को सेल करने से। अभी जैसे एलआईसी के अंदर शेयर को सेल कर दिया, कोल इंडिया लिमिटेड में शेयर को सेल कर दिया, ये भी डिसइन्वेस्टमेंट में होगा। और उसके बाद हमारे पास एक पब्लिक डेट होता है सर, यानी कि उधार लेना। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें उधार लिया जाता है जनरली तौर पर। इसमें क्या होता है, इसमें संपत्ति को बेचने के बारे में बात होती है। इसके अंदर टैक्स होता है और इसके अंदर जो बिना टैक्स के होता है। अब इन चारों में फर्क समझो। इन चारों में से इन दोनों को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। यानी ऐसी इनकम या ऐसे खर्चों की बात हम करते हैं रेवेन्यू वाले में सर, इसको रेवेन्यू रिसीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आने से सरकार के ऊपर कोई कर्ज नहीं बढ़ जाता या सरकार की संपत्ति नहीं चली जाती। ये लोग सरकार को पे करते और ये सरकार का हो जाता है। लेकिन जब सरकार अपनी संपत्ति बेचती है, भाई मान लो एयर इंडिया सेल कर दी, एलआईसी को सेल कर दिया हमने, सर जब जब डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जो सरकार है हमारी उसकी जो संपत्ति है, जो सरकार है हमारी उसकी जो संपत्ति है वो क्या होगी, बेचने से कम होगी। और जो हम ऋण लेते हैं, जो उधार लेते हैं सर, उधार लेने से हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी है यानी हमारे ऊपर जो है वो कर्जा बढ़ जाता है। देखो जब हम कुछ बेचते हैं या उधार लेते हैं, इससे अभी लिखना नहीं है, नोट करेंगे जब मैं कहूंगा आपसे। तो आपने कहा सर इन दोनों को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसे कहते हैं कैपिटल नेचर। यानी हमसे सवाल ये पूछेगा 4 तरह की इनकम के नाम देकर कि इनमें कौन से रेवेन्यू नेचर है, कौन सा कैपिटल नेचर है। बस इतना समझना, मैं जो कहूंगा अभी कोई डाउट नहीं क्लियर करेगा अपने, क्योंकि मैं सारे डाउट ऑटोमेटिक क्लियर करूंगा। जस्ट क्योंकि 1 आवर की हम लगभग क्लास कर रहे हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करते। अब देखो यहां पर, अब लिखो मेरे साथ आप। तो आपने कहा सर हम जो टोटल इनकम मिलती है गवर्नमेंट को पूरे साल में, उसको 2 मेजर पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा रेवेन्यू रिसीट जो होती है, मैंने कहा ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पर मिलती है और सरकार की एसेट को या लाइबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं करती है। बात समझना। तो पहली बात, इट इज रेगुलर नेचर, यानी ये रेगुलर नेचर की है, ये मतलब बार बार होने वाली है, आवर्ती प्रकृति की है। और दूसरी बात, इट नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटी। हिंदी में क्या कहेंगे सर इसे? ये तो समझ में आया, रेगुलर मतलब बार बार वाली चीजों को कहते हैं, और इसका मतलब है ये संपत्ति या दायित्व को, संपत्ति या कर्ज को व देयता को प्रभावित नहीं करती, उसको अफेक्ट नहीं करती है। और मैंने आपको बताया कि इसमें हम जनरली तौर पर 2 चीजें लेते हैं सर। एक लेते हैं टैक्स लेते हैं, जितनी भी इनकम टैक्स वाली है टैक्स इनकम लेते हैं सारी, रेवेन्यू कैटेगरी में रखते हैं टैक्स आय को। और दूसरी जो टैक्स के अलावा है बाकी सारी इनकम, जिनको नॉन टैक्स कहा जाएगा। जैसे मैंने कहा नॉन टैक्स इनकम का मतलब गैर टैक्स आय का मतलब, गैर टैक्स आय का मतलब हुआ वो सारी इनकम जो टैक्स के अलावा मिली है। जैसे मैंने कहा किसी से आपने फीस ली है, कोई सर्टिफिकेट की, सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल है सर, उसकी फीस लेंगे अगर, तो वो होगा इसमें। फाइन, मान लीजिए किसी पे कोई जुर्माना लगा दिया जाता है, आप मान लीजिए आप कोई ड्राइविंग कर रहे हो और आप पर जुर्माना लगा दिया जाए, तो वो जुर्माना किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा, वो इनकम है सरकार की। सरकार अगर आपको कोई बिजनेस करने का लाइसेंस दे, आपको शराब का, तंबाकू का, मेडिकल दवाइयों का कोई भी काम करना है, तो सर उसका लाइसेंस जब सरकार आपको देगी तो उसके बदले भी पैसा लेगी। जितनी सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों से सरकार को क्या मिलेगा सर? डिविडेंड मिलेगा। भाई सरकारी कंपनी का प्रॉफिट किसका होगा? सरकार का होगा, उसे कहते हैं लाभांश मिलेगा सरकार को। और सरकार ने जहां जहां उधार दे रखा है सर, मान लीजिए हमने इंडिया ने बांग्लादेश को, मालदीव को, श्रीलंका को उधार दिया हुआ है सर, अगर हम किसी को उधार देंगे तो वहां से क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। देखो जब कुछ भी मिलता है तो मिलने को हम इनकम कहते हैं। तो जो ब्याज के रूप में सरकार को मिलेगा वो भी इनकम है, जो कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा वो इनकम है।
सरकार कोई बिजनेस का लाइसेंस देगी तो उसका भी पैसा लेगी, सरकार जुर्माने का पैसा भी लेती है, सरकार फीस का पैसा भी, सरकार टैक्स का भी लेती है, पर ये सब रेवेन्यू में जाता है, याद रहेगा। अच्छा, जब सरकार हमारी, यहां लिख रहा हूं, जो आपके पास रेगुलर नेचर नहीं है, इट इज नॉन रेगुलर, यानी बार बार नहीं होती हैं ये टैक्स की तरह हर साल अपने आप नहीं मिल जाती हैं, ये नॉन रेगुलर मानी जाती है, नॉन रेगुलर है नेचर में। और याद रखना, इनकी वजह से मैंने कहा इट अफेक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटी, और इनकी वजह से एसेट्स या लाइबिलिटी पर अफेक्ट होता है। देखो कैसे होगा, समझो, ये संपत्ति या देयता को प्रभावित करती हैं, संपत्ति व देयता को प्रभावित करती हैं, यानी इससे कम या ज्यादा हो जाता। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कहा सर डिसइन्वेस्टमेंट, ये मैंने बताया आपको जब मैं टाइप ऑफ सेक्टर करा रहा था, आपको डिसइन्वेस्टमेंट टर्म आई थी वहां पर, और मैंने ये भी बताया कौन सा मंत्रालय कौन सा विभाग ये काम करता है। अगर आपने फोकस के साथ उस क्लास को पढ़ा था तो याद करके बताओ जल्दी से, हाँ इसे नोट करना है अब आपको, मैं आपको टाइम भी दूंगा, समझने में ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो आपने कहा सर इसका मतलब है सरकार की हिस्सेदारी बेचना। सरकार जब जब डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो आपको यह समझ में आता है संपत्ति को बेचने से पैसा तो मिलेगा, लेकिन संपत्ति बिक जाएगी तो सरकार की संपत्तियां कम हो जाएंगी। या दूसरा तरीका मैंने कहा पब्लिक डेट, यानी सार्वजनिक ऋण, जिसका मतलब होता है उधार लेना। सार्वजनिक ऋण का मतलब है उधार लेना, सार्वजनिक ऋण जिसका मतलब है उधार लेना। और अगर हम उधार लेते हैं तो सरकार की जो लाइबिलिटी है, जो कर्ज है सरकार के ऊपर, जिसको हम हिंदी में देयता कहते हैं या कर्ज कहते हैं, ये जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा सर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डीपीआईटी के नाम से होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के नाम से, डीआईपीएम के नाम से मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। अब देखो ध्यान से समझो, तो आपने कहा सर इस तरह से हमारी इनकम होती है गवर्नमेंट की, तो एक हमारी रेगुलर है और एक हमारी नॉन रेगुलर, एक ऐसी है जिससे इफेक्ट नहीं पड़ता और एक जिससे इफेक्ट पड़ता है भाई। देखो मैं एक सवाल दिखाना चाहता हूं नोट करने से पहले, इसको नोट करने से पहले एक अच्छी क्वालिटी का सवाल है ये, एक ऐसा सवाल जो पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है एक बार में। अब इसमें ही बताना है कि कौन कौन सी सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो मैंने आपको बताया एक है राजस्व वाली और एक है पूंजीगत वाली। अब पूंजीगत प्राप्ति के बारे में क्या लिखा है, ये या तो कोई दायित्व यानी कि देयता या लाइबिलिटी को जनरेट करती हैं या सरकार की संपत्ति को कम करती है। क्या ये बात सही है? मेरी बात समझो प्रियांशु, अभी मैंने लिखवाना है, वेट करो, मैं फिर कह रहा हूं सब कुछ मैं करूंगा, आपसे जो कहा जा बस उसको फॉलो करो। तो आपने क्या कहा सर, अगर इनकम आएगी तो या तो कुछ बेचना पड़ेगा तो संपत्ति कम होगी, या उधार लेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। ये बात सही है बिल्कुल, कि पूंजीगत का मतलब ही आपने बताया वो होती है जो कि या तो लाइबिलिटी को बढ़ा दे हमारे या सरकार की संपत्ति को कम कर दे। अच्छा, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर एग्जांपल ऑफ कैपिटल, यानी इस इनकम के अंदर बोरोइंग और जो डिसइन्वेस्टमेंट है, तो बिल्कुल उधार लेना ये भी आएगा सर, उधार लेना भी होगा और डिसइन्वेस्टमेंट करना भी कैपिटल नेचर में होगा, ये बात सही है। और तीसरी बात ये है दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होने वाली चीजें हैं सर। तो आपने कहा सर नहीं, जो बार बार होने वाली होती हैं जिसमें टैक्स आता है नॉन टैक्स आता है वो रेवेन्यू रिसीट कहलाती हैं। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है। फिर मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, इससे आपको यह पता चलेगा कि हमने ओवरऑल इनकम को दो वैरायटी में डिवाइड कर दिया है, रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। बात समझ पा रहे हैं मेरे? सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस तरह से पूछेगा। आप कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन पेपर भी देंगे ना, इसकी तैयारी के बाद जो जीएस है आपकी ना वो बड़ी जबरदस्त हो जाए। पहले आप बताएं सभी स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि सर इसमें 3 स्टेटमेंट में तीसरी वाली गलत क्यों है और बाकी दोनों सही क्यों है? यस कह दो जल्दी से, यस कह दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई।
सभी लोग एक बार यस कह दें तब आगे बढ़ेंगे, और आप इसे बिल्कुल इत्मीनान के साथ नोट कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं भाई, नोट कर लीजिए। चलिए, अभी और भी क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे सवाल है। आप इसको नोट करिए, पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, और भी क्वेश्चन कराएंगे। फॉरेन डेट किस में आएगा? फॉरेन डेट डेट में ही आएगा। इस पब्लिक डेट में इंटरनल डेट यानी देश के अंदर का और देश के बाहर दोनों डेट इसी में आएंगे गौरव। तो फॉरेन डेट इसी का पार्ट होगा। ठीक है, चलिए डन करिए एक बार। चलिए जल्दी से डन कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए डन हो गया। अ, एक बार देखते हैं भाई सुष्मिता, एक्चुअली मैंने बताया ना, जो टाइप कर जो अपलोडर है उनकी फैमिली में थोड़ा इश्यू हो गया है, इसीलिए भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली फैमिली इशू होता है ना, तो आप जानते हैं कि फैमिली इशू में तो कोई भी मुश्किल हो जाता है काम करना। तो मैं उसको भी चेक कर चुका था, और बिल्कुल। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आगे बढ़े, कंटेन हो गया हो अगर, साथ साथ लिख लीजिएगा, साथ साथ लिख लीजिएगा भाई अगले पॉइंट को। अब देखो, सरकार जितने खर्च करती है, सरकार कहां कहां खर्च करती है, आप बताएं मुझे। सरकार कहां कहां खर्च करती है वो मुझे बताओ सोचकर। तो आप बताएं भाई, सरकार कहां कहां खर्च करती है। तो आप कहोगे सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार स्कॉलरशिप दे रही है, सरकार सैलरी दे रही है, सरकार गरीबों के लिए योजनाएं चलाती है, सरकार रिटायर लोगों को पेंशन देती है, सरकार ब्याज देती है, सरकार बहुत सारे काम करती है। बिल्कुल, एक एक फाइल सेव कर रही हुई है मैंने, ठीक है, परेशान मत होइए। तो आप कहेंगे सर यहां पर दो तरीके से समझ लियो बात को। अब यहां पर देखो, कुछ रेवेन्यू नेचर के खर्चे और कुछ कैपिटल नेचर के खर्चे। अब हमने खर्चों को भी हमने दो चीजों में, रोड बनाना, एयरपोर्ट बनाना, बिल्कुल कन्हैया सही बात आपने कही। अब देखो, जो खर्चे ऐसे हैं जो आपके रेगुलर वाले हैं, इट इज रेगुलर नेचर। बहुत ध्यान से देखो सर, वही बात है कि रेवेन्यू एक सेंस है अपने आप में, जिसे पता चला कि ये रेगुलर नेचर का होगा, और इसमें जो खर्चे होंगे इट नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ये जो होंगे ये एसेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करने वाले, याद रखना, इट नॉट अफेक्ट एसेट एंड लाइबिलिटी। हिंदी में कहेंगे ये संपत्ति व देयता को प्रभावित नहीं करते, व देयता को प्रभावित नहीं करते। अब देखो, जो ऐसे खर्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए सरकार हमें सब्सिडी देती है, 1100 का सिलेंडर 900 रुपए का देती है, 10 रुपए किलो वाला गेहूं 2 रुपए का देती है। सरकार द्वारा जब हमें कोई सस्ते रेट में चीज दी जाती है, कम रेट में दी जाती है, यूरिया, जो 3,000 रुपए का यूरिया का कट्टा है सर, वो हमें 300 रुपए का जब मिलता है उसको सब्सिडी कहते हैं। सरकार जो स्कॉलरशिप देती है बच्चों को, स्कॉलरशिप है, इसमें भी खर्चे करती है स्कॉलरशिप देने में। छात्रवृत्ति, ये तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं बस मैं, बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। छात्रवृत्ति है, सरकार मान लीजिए कोई काम करता है तो सर उसको सैलरी देती है, और जो रिटायर हो चुका है ऑब्वियस सरकार उसको पेंशन देती है। जो काम कर रहा है उसको सैलरी, और जो कर चुका, रिटायर हो चुका, उसको पेंशन देती है। सरकार जो है वो वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। सरकार जो है वो वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, यानी कल्याणकारी योजना, जो गरीबों के वेलफेयर वाली योजनाएं होती हैं, कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। योजनाएं चलाती है। सरकार जो है वो उधार जो ले रखा है हमने, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था हम कितना उधार की पेमेंट करते हैं सर, हम लगभग लगभग
जब बात उधार को पे करने की है, ब्याज देने की है, तो लगभग मैंने कहा था 11 लाख करोड़, तो जो ब्याज है उसका भुगतान करती है। इस तरीके के और भी खर्चे, ऐसे खर्चे जिनसे कोई भी सरकार का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सर दोबारा क्यों नोट, पता नहीं भाई क्या कहा आपने। तो गुरुजी तो सरकार पब्लिक डेट क्यों नहीं, सरकार लेती तो है भाई हर साल, जो 11 लाख करोड़ है वो पब्लिक डेट है। पब्लिक डेट का मतलब जनता नहीं है, पब्लिक का मतलब, पब्लिक डेट का मतलब सरकार होता है। पब्लिक का मतलब जनता भी होता है और पब्लिक का मतलब सरकार भी होता है। आप जो कहते हैं ना पब्लिक सेक्टर, तो सरकारी की बात हो रही है। तो पब्लिक डेट मतलब सरकार के ऊपर उधार, जो इंडिया के अंदर से और इंडिया के बाहर दोनों जगह से आएगा। अब मैंने कहा ऐसे खर्चे जो रेगुलर नहीं है, जो रेगुलर नहीं है, इट इज नॉन रेगुलर नेचर, बताया ना भाई, इट इज नॉन रेगुलर नेचर है। ऐसे खर्चे जो रेगुलर नहीं है, अच्छा, और जिनकी वजह से इट अफेक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जिनकी वजह से एसेट और लाइबिलिटी अफेक्ट होती है। ये संपत्ति व देयता को प्रभावित करते हैं, देयता को प्रभावित करते हैं। अब जैसे कि जब सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, अब सोचिए सरकार मान लीजिए सड़कें बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, कोई बिल्डिंग बनाने में, कोई हॉस्पिटल बनाने में, या फिर राफेल खरीदने में, है ना, टेक्नोलॉजी लेकर आने में, सरकार बैंक बनाती है, इंश्योरेंस कंपनी बनाती है, तो उसे कहते हैं निवेश करना। अब सरकार कोई नया बैंक खोले तो पैसा खर्च होगा, सरकार सड़कें हाईवे बनाए तो पैसा खर्च होगा, सरकार राफेल खरीद रही थी तो पैसा खर्च होगा ना उसके अंदर। लेकिन ये क्या करेगा, सरकार की संपत्ति को बढ़ा देगा। ये क्या करेगा, सरकार की जो संपत्ति है इन्वेस्टमेंट करने से, सर नया बैंक बनेगा सरकार की संपत्ति बढ़ेगी, नई बीमा कंपनी खोलेगी सरकार तो संपत्ति बढ़ेगी, सरकार डिफराफेल लेकर आई तो संपत्ति बढ़ेगी। या फिर दूसरा तरीका उधार वापसी करना, जो उधार लिया था उसको रीपे कर देना, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण जो लिया है, उधार जो लिया है उसकी वापस कर देना, सार्वजनिक ऋण की वापसी। देखो ब्याज देना अलग खर्चा है, क्योंकि ब्याज देने से, देखो ब्याज देते रहने से कर्जा कम नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को, ब्याज देने से कर्जा कम नहीं होता सर। कर्जा कम होता है जब उसका मूल वापस किया जाए, प्रिंसिपल अमाउंट। तो जब हम उधार वापस करेंगे तो हमारी जो देयता, जिसे शॉर्ट में हम कर्ज भी कहते हैं एक्चुअली, जो हमारा कर्ज है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से जिससे हमारी एसेट पर या लाइबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, मैंने कहा वो कैपिटल नेचर हुआ, बाकी ये रेवेन्यू नेचर हुआ। बिल्कुल जो पिछले पॉइंट में पढ़ा वही इस पॉइंट में नोट करो। डन 2 का कमेंट करो, डन सेकंड का कमेंट करो भाई जल्दी से, डन 2 होना चाहिए। तो जो नॉर्मल खर्चे हैं, जो कंटिन्यू सरकार को करने हैं, क्योंकि ब्याज हर साल देना ही होगा, उधार ले रखा है जब तक, हर साल ब्याज देना है, कल्याणकारी योजनाएं चलानी है, सैलरी पेंशन देनी है, स्कॉलरशिप देनी है, सब्सिडी देनी है, रेगुलर गरीबों के लिए वेलफेयर योजनाएं होती, और जो इन्वेस्टमेंट करना है या फिर उधार वापस करना है, ये कैपिटल नेचर है। तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक और तरीका है डिवाइड करने का, और आजकल वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक और तरीका है जो आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ध्यान से समझना। सर हम इसको ये भी डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से खर्चे देश में डेवलपमेंट लेकर आते हैं और कौन कौन से खर्चे डेवलपमेंट नहीं करते। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे 5 चीजें पूछ रहा हूं, मुझे सोच कर जवाब देना, गलत ही जवाब दो कोई फर्क नहीं, पर जवाब जरूर देना। सर पुलिस, क्या पुलिस पर खर्चा जो हो रहा है उससे डेवलपमेंट हो रहा है? आर्मी, जो खर्चा हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है? जुडिशियरी, न्यायपालिका, जज को जो हम पैसा दे रहे हैं क्या वो विकास कर रहा है देश के अंदर?
एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस ऑफिसर क्या देश में विकास कर रहा है कोई? हाँ या ना में जवाब करें कि कर रहा है या नहीं कर रहा है सर। यानी कि हम जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेवलपमेंट कैटेगरी और नॉन डेवलपमेंट कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। या तो रेवेन्यू में और कैपिटल में बांट लें या फिर डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट में बांट लें। तो आप कहेंगे सर मान लीजिए कि हम यहां पर एजुकेशन पर खर्च करते हैं, स्कूल बनाते हैं, नए स्कूल कॉलेज बिल्डिंग बनाते हैं, शिक्षा पे खर्च करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि शिक्षा जो है वो देश में मानव का विकास करती है, डेवलपमेंट लेकर आती है। हम हेल्थ फैसिलिटीज पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं, हॉस्पिटल बनाना, डिस्पेंसरी बनाना, लोगों को दवाइयां पहुंचाना, स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं, तो ये मान लेते हैं डेवलपमेंट है। जब हम देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग भी हो गई, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिंदी इंग्लिश दोनों में यही कहते हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हम सड़कें बना रहे हैं, जैसे कि हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, जैसे कि हम ब्रिज बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, हम यहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, मतलब ये बहुत कुछ, ये सारा का सारा जो कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं हम लोग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है सर ये भी। तो इसको भी हम मानेंगे कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। देश में अगर हमारी पावर और एनर्जी सेक्टर बढ़ जाती है, जो हमारी बिजली है, ऊर्जा क्षेत्र है हमारा, वो तरक्की करता है, तो ये मान लिया जाएगा डेवलपमेंट हो रहा है। देश के अंदर जो इरिगेशन है, जो खेती है, उसके लिए पानी सिंचाई व्यवस्था हो जाती है, सिंचाई व्यवस्था कर लेते हैं, सिंचाई लेकर आते हैं सर, तो उसे मान लेते हैं कि डेवलपमेंट होगा। देश में न्यू इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं, तो इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, अगर नए उद्योग लगाए जाते हैं तो मान लेते हैं डेवलपमेंट है। देश के अंदर रूरल या अर्बन डेवलपमेंट हो सकता है। देश में जो टेलीकॉम सेक्टर है अगर वो इंप्रूव करता है, टेलीकॉम संचार क्षेत्र है, तो इसे डेवलपमेंट मानते हैं, ये इंप्रूव करना। लेकिन जब देश में पुलिस की व्यवस्था है ना सर, वो डेवलपमेंट नहीं है, याद रखना भाई। पुलिस जो है, राज्यों की जो पुलिस है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, यानी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, ये जो डिफेंस फोर्सेस हैं सर हमारी, ये डेवलपमेंट नहीं है। नो, ये डेवलपमेंट नहीं, ये प्रोटेक्शन है, डेवलपमेंट नहीं है। जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये जो जुडिशरी है न्यायपालिका, ये न्याय तो देती है, डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट अलग चीज है, न्याय अलग चीज है भाई, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, ये देश की व्यवस्था को बैलेंस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट में नहीं आता। जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये डेवलपमेंट में नहीं आती है। देश में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है ना पुलिस, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं, मैंने कहा आपसे। जो इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग, ब्याज देते हैं सर, इंटरेस्ट तो हमारा चला ही जाता है, उससे क्या डेवलपमेंट होगा? तो इंटरेस्ट पेमेंट करने से, ब्याज देने से कोई डेवलपमेंट नहीं। अच्छा, इसी तरह जो पैसा हम वेलफेयर स्कीम पर खर्च करते हैं गरीबों के लिए, तो ये गरीबों का भला तो करते हैं, वेलफेयर स्कीम जो है गरीबों के भले के लिए होती हैं, लेकिन इससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता। या जो हम सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन वगैरह पे खर्च करते हैं, ये भी डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं कोई। तो जो सब्सिडी पर जाता है हमारा, स्कॉलरशिप पे जाता है, पेंशन पर जाता है, ये सब ये डेवलपमेंट में नहीं गिना। टेलीकॉम का मतलब है जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन है हमारे पास, कि गवर्नमेंट जनता से भी डेट ले सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट नॉर्मल पब्लिक से क्यों नहीं लेती? बिल्कुल लेती है प्रभाकर, मैंने ये कहा। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है शांति व्यवस्था। जैसे कहीं पर दंगा हो जाता है तो वहां लॉ एंड ऑर्डर मतलब शांति व्यवस्था बनाना, ये काम पुलिस का है। या देश के हित में बात हो तो देश में आर्मी का काम है सर, लेकिन ये डेवलपमेंट में नहीं गिना जाता। तो टेलीकॉम के अंदर हमारी जो कम्युनिकेशन होती है ना, जो बातचीत हमारी होती है, ये जितनी बेहतर व्यवस्था होगी वो देश का डेवलपमेंट बेटर माना जाए। अब इस पर बेस सवाल आते हैं, मैं लेकिन आपको एक सवाल दिखाता हूं पहले, उसके बाद मुझे जवाब देना, क्योंकि सर सवालों के जवाब जबरदस्त होने चाहिए, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि भाई एक बार करना है, दोबारा से नहीं आना।
एक बार और आखिरी बार। ऐसा नहीं कि हम बार बार यहीं पे भटकते रहेंगे, सर ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। एक बार पढ़ो और बात को खत्म करो। इसलिए जो सवाल पूछूं वो मुझे बताना। इस सवाल को बहुत आराम से पढ़ना, और इसके आंसर यहां नहीं है मेरे भाई, इसके आंसर आगे हैं, एक दो तीन आगे हैं, इसलिए याद रखना। आप बस ये बताओ कौन कौन सही है कौन कौन सा गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन आगे है इसके। तो ऐसे सवाल पूछेगा, कौन से गैर विकासात्मक व्यय नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। तो आपने क्या कहना है? एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने कहा जो प्रशासनिक व्यवस्था संभाल रहे हैं ऑफिसर, सर ये नॉन डेवलपमेंट है। जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैंने कहा पुलिस व्यवस्था है और आर्मी नेवी है, सर ये नॉन डेवलपमेंट है। जो कॉस्ट है टैक्स कलेक्शन करने की, भाई टैक्स लेना उसको इकट्ठा, उससे क्या डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट होगा खर्च करने से। तो टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट है सर, उससे भी कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अब हम देखते हैं सर, इसमें हमने कहा तीनों ही होने चाहिए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो तीनों वाला हो? हाँ, एक दो तीन, ये तीनों ही नॉन डेवलपमेंट है। बात समझ में आ गई? टॉपिक नेम क्या है सर? बजट चल रहा है भाई, इतना तो समझो भाई, टॉपिक बजट चल रहा है सर। हम तो पिछली क्लास में और इस क्लास में हमने बजट को पढ़ा है सर। यहां पर तो टोटल 3 पॉइंट हमने देखे, और इन तीनों पॉइंट को देखकर हमें समझ में आ गया कि अगर हम कोई भी टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं सर, उससे क्या डेवलपमेंट होगा, उसकी कॉस्ट है ये टैक्स कलेक्शन भी नहीं है बल्कि कलेक्शन करने की कॉस्ट है। तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि ये और आसान हो जाए, टैक्स ऑफ कॉस्ट कलेक्शन, इससे भी कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अभी लिख लीजिए डेवलपमेंट वाले और नॉन डेवलपमेंट, ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट वाले। वो हो जाएगा भाई रानी, वो हो जाएगा, पिछली क्लास में ही शुरू हुआ है हमारा बजट, वो हो जाएगा। चलिए, तो आपकी बात सबसे पहले मैं लिखता हूं, और सबसे पहले मैं टॉपिक का टाइटल ही भेज देता हूं भाई। आज का टॉपिक टाइटल क्या होने वाला है? चलिए भाई, इसको एक बार डन करेंगे जल्दी से। चलिए सर, डन है बिल्कुल। करंट वाला क्लास आपका भाई यहाँ नहीं होती ना, करंट की क्लास कहाँ होती है? आज भी तो हुई है सुबह 6:15 बजे, बहुत सारे स्टूडेंट थे आपकी क्लास के वहां, प्रियांशु आप भी थे ना भाई। चलिए, टैक्स कलेक्शन डेवलपमेंट नहीं है। देखो, कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन करने से डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा टैक्स कलेक्शन का। सर पैसा कहाँ खर्च होता है? टैक्स कलेक्शन का पैसा तो पुलिस पे भी खर्च होता है, आर्मी पे भी, और टैक्स कलेक्शन का एजुकेशन पे भी। इंपॉर्टेंट टैक्स कलेक्शन से डेवलपमेंट नहीं है बल्कि उसके खर्च करने पे डेवलपमेंट डिपेंड करेगा, इसलिए याद रखना। चलिए, अब मेरी बात समझिएगा। तो हमारे देश की सरकार जो है बजट लेकर आती है सर, और हर बार हमारा बजट घाटे का होता है। बहुत आराम से करना भाई,
चलिए भाई मेरी बात समझना। तो आपने कहा सर हमारा बजट तो हर बार घाटे का होता है, इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। बजट घाटे के प्रकार, बजट डेफिसिट यानी बजट घाटे के प्रकार। बहुत ध्यान से सुनना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और यहां पर कई टाइप्स आते हैं, जिसमें एक टाइप होता है जिसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। इतना भाई बात को समझना। एक होता है हमारा, उसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा, समझना। एक होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। एक होता है हमारे पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। भी राजस्व घाटा। और एक होता है मोनेटाइज डेफिसिट, मौद्रीकृत घाटा। देखो भाई, अब हमारे देश में जो बजट आता है, आपको बताना है मैंने कि सर वो घाटे का बजट। देखो भाई, हर बार जो बजट आता है, बहुत आराम से समझना बात को। सर एंड क्वेश्चन करवाया था, उसमें कैपिटल रिसीट को डिक्रीज और उसने इंक्रीज लिखवाया, और उसने लिखवाया है इंक्रीज। पता नहीं भाई कौन सा कवर कर रहे हो, ध्यान से समझना उस बात को। मैं दोबारा से क्वेश्चन दिखाऊंगा जिस सवाल में आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, मैं दोबारा से बताऊंगा। अब मेरी बात समझो कि सर हमारा बजट जो है वो घाटे का था, सर ये गैप देना है बीच में। अभी रुक जाओ भाई, अभी मैं बताऊंगा, मैं एक एक करके बताऊंगा, टाइम दूंगा। अब आपसे मैंने ये कहा था इस बार हमारी इनकम कितनी है, बताओ। सर इस बार हमारी इनकम 27 लाख करोड़ है, मैं 27 ले रहा हूं। हमारी इनकम है 27 और हमारा खर्चा कितना है सर, इस बार हमारा खर्चा है 45 यही कहा था। और हमें इस बजट में अभी पूरा करने के लिए सर कितना उधार का लेना पड़ेगा, तो मैंने कहा था हम उधार का लेंगे 18 लाख करोड़। टोटल उधार कितना लेंगे, आपने कहा सर टोटल उधार लेंगे इस बार हम 18 लाख करोड़। अब ये बताओ कैसे निकल कर आया 18 लाख करोड़, कैसे निकाला आपने कि सर हमें 18 ही लाख करोड़ लेना पड़ेगा, ये कैसे निकाला? तो आपने कहा सर हमने खर्चे पता थे, हमें इनकम पता थी अपनी, हमने खर्चों में से इनकम को घटा दिया और जो डिफरेंस आया उसको उधार ले लिया, यही तरीका होगा। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। फिस्कल डेफिसिट हमें यह बताता है कि हमें कितना उधार लेना है। इसका फॉर्मूला यह है कि हमने टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसमें से हम माइनस करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दिया हमने कौन कौन सा, सर टैक्स में कितना मिला, नॉन टैक्स में कितना मिला, प्लस डिसइन्वेस्टमेंट में कितना मिला। अब ध्यान से देखो, अगर मैं टैक्स, नॉन टैक्स और डिसइन्वेस्टमेंट, समझ पा रहे हैं, इन तीनों को जोड़ लूं और इन तीनों को जोड़ के खर्च में से घटा दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना उधार चाहिए। बात क्लियर हो तो यस कहना, तभी आगे बढ़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, आज वाली क्लास बजट, पिछली क्लास सिंपल थी, फैक्ट याद करने थे, आज टेक्निकल है, अगली और सिंपल होगी। डिपेंड करता है ना कंटेंट के ऊपर। तो आप ये कह रहे हो सर कि हमें टोटल उधार लेना है कितना, तो हमें पता है खर्चे कितने हैं, फिर हमने टैक्स में कमाया, नॉन टैक्स में कमाया, डिसइन्वेस्टमेंट वाला, इन तीनों को जोड़ लिया हमने, तो पता चला बाकी कितना उधार लेना हो। भाई उधार निकालना है मुझे, ये निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूं? सारे खर्चों में से बाकी वाली इनकम घटा के देख लूं। 1, 2 और 3, इन तीनों को जोड़ के देख लिया मैंने कितना बना, और इसको फाइंड आउट कर लिया। यस कहो पहले, तभी आगे बढ़ूंगा मैं कि सर यहां से अगर मैं टैक्स ले लूं, नॉन टैक्स ले लूं, डिसइन्वेस्टमेंट, तीनों को ले लूं यहां पर,
प्लीज वापस से मैं प्रेरणा दोबारा समझा रहा हूं, फॉर्मूला समझ लो ध्यान से। भाई आपसे मैंने ये कहा कि भाई हमारा टोटल खर्चा कितना होगा। मैंने आपसे कहा टैक्स में कितने पैसे आए, नॉन टैक्स में कितने पैसे आए, डिसइन्वेस्टमेंट में कितने पैसे आए और उधार में कितने पैसे। ये चार चीजें होती है और हमारे खर्चे जो है वो इधर हो गए। अब मुझे ये निकालना है कि कितना उधार चाहिए। भाई कितना उधार चाहिए, मैंने कहा सर, आपने कहा 45 मान लो खर्चा है। आपने ये बोला कि हमारी इनकम टैक्स में आती है 20, नॉन टैक्स में आती है 5 और 2। अब मुझे ये बताओ कि 18 कैसे निकाला आपने। तो आप कहोगे सर इन सबको जोड़ो तो ये बनेगा 27। इन तीनों को जोड़कर इसमें से घटा दो तो पता चल जाएगा हमें उधार कितना लेना होगा, 18 उधार लेना होगा। यही पता चला ना। सभी का आना चाहिए। प्रेरणा क्लियर है फॉर्मूला, कन्हैया, प्रियांशु, स्वाति, प्रभाकर सबको समझ में आना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है सर, टैक्स नॉन टैक्स डिसइन्वेस्टमेंट को जोड़कर देख लो, खर्च में से घटा लो, पता चल जाएगा कितना उधार चाहिए। अच्छा, अब इसी बात को आप और कैसे लिख सकते हो बताओ मुझे। अब कहोगे सर इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, अच्छा ये दोनों क्या है बताओ, इन दोनों को जोड़कर मैं क्या लिख दूं। तो आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़कर लिख दो रेवेन्यू रिसीट। ये दोनों क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, राजस्व प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, प्लस ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। अब भी बताओ वही फॉर्मूला बना या नहीं, अलग तो नहीं हुआ ना कुछ भी। अब भी वही है ना, अब भी वही है या नहीं। आप कहोगे आंसर अब भी वही है। सॉरी, ये दोनों कितने हो गए सर, ये रेवेन्यू रिसीट हो गए 25, ये हो गया 2, इनको जोड़ के घटाओ अब भी यही आएगा सर, बात वही है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो इतना डिटेल में करा रहा हूं मैं आपको क्योंकि क्वेश्चन करने से दिक्कतें आएंगी। अभी आपको देखो सर, टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें से अगर मैं ऐसे लिख दूं टोटल रिसीट, अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, उधार छोड़कर, एक्सक्लूडिंग पब्लिक डेट, अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां घटा दूं, इसकी हिंदी भी लिख देता हूं, जहां डाउट लगेगा मैं हिंदी भी लिख दूंगा। अगर मैं कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां घटाऊं उधार छोड़कर, उधार या पब्लिक सार्वजनिक ऋण छोड़कर, सर अब भी तो बात वही है ना, जब उधार छोड़ दोगे उसके अलावा बाकी लोगे तो सब वही आ जाएंगी उधार छोड़कर। अभी बताओ बात वही है। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं इसी बात को ध्यान से देखना कि सर इससे आप ये कह दो कि कितना इंक्रीज होगा हमारे उधार में, इसे ऐसे भी कह सकते हो इंक्रीज इन पब्लिक डेट, कि इस बार हमारा उधार कितना बढ़ गया। अगर मैं ये कह दूं कि हमारे उधार बढ़ गया 18 लाख करोड़, तो बात तो वही है ना, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। भाई हमारा उधार कितना बढ़ गया सर, यही तो घाटा है कि हमारा उधार 18 लाख करोड़ बढ़ गया। सर जी डिसइन्वेस्टमेंट को नॉन रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, डिसइन्वेस्टमेंट को नॉन रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, नॉन रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉन रेवेन्यू में भी दो हो गए ना। अगर नॉन रेवेन्यू लिखूंगा तो दोनों आ जाएंगे, बोरोइंग भी आ जाएगा और वो भी, तो नॉन रेवेन्यू, नॉन डेट बोलते हैं उसे, नॉन डेट, नॉन रेवेन्यू नॉन डेट बोलते हैं उसे, यानी कि कैपिटल वाला जो डेट में नहीं आएगा। अच्छा, अब इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से बोलना हाँ या ना। सर इसी बात को ऐसे लिख दूं इंक्रीज इन इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट। अगर मैं इसको दोनों डेट को इंटरनल और एक्सटर्नल में बांट दूं कि देश के अंदर और देश के बाहर के उधार कितना बढ़ गया, सर अब भी वही 18 लाख करोड़ आएगा। आप इसमें से कोई भी तरीके से निकाल लो, आएगा आंसर 18 लाख करोड़ है। पहले मुझे यस का कमेंट चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं बहुत मुश्किल सवाल है ये,
ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट छोड़कर आ जाते हैं फॉर्मूले वाले सवाल, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला याद होगा लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। आपको ये पता है हमें निकालना क्या है, उधार निकालना है। उधार निकालने का कोई भी तरीका हो सकता है, आप इनमें से कोई भी तरीके से देखो, आपको उधार पता चल जाएगा। यानी इस बार का हमारा उधार है 18 लाख करोड़ रुपए इस बार का, ठीक है। तो जितना टोटल डेट बढ़ रहा है, या आप कह लो इंटरनल एक्सटर्नल, क्योंकि दो ही तरीके तो होते हैं सर। भाई लास्ट पॉइंट सुष्मिता समझो, आपसे मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम, थे ना आप क्लास में, बताओ। सर फिर से, अरे मेरे दोस्त राजीव, पूरा फिर से बताना है या कोई एक पॉइंट फिर से बताना है भाई? भाई एक पॉइंट फिर से बताना है या सारा फिर से बताना है? अगर सारा कह रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। अगर कोई एक पॉइंट बताना है तो मुझसे पूछिए। भाई मैंने ये कहा था आपका उधार कितना हो गया। सर उधार दो तरीके से लेते हैं, देश के अंदर और देश के बाहर। और याद रखना, जो पिछली क्लास में नहीं था, जो पिछली क्लास में नहीं था वो क्लास नहीं करेगा अभी, वो पिछली क्लास कर आएगा भाई, वरना वो मुझे परेशान कर देगा। पिछली क्लास में जो नहीं था वो घर पर बैठे अभी थोड़ी देर, मतलब वो पहले पिछली क्लास देखे और उसके बाद आके। सर टोटल रिसीट क्या है मेरे दोस्त? भाई मेरे दोस्त कौन पूछ रहा है ये सवाल पूछ रहे प्रियांशु। मेरे दोस्त कैसी बात कर रहे हो आप? सर आपने इतना सारा लिख दिया टोटल रिसीट के अंदर, तो टोटल रिसीट क्या हुआ भाई? देखो सर टोटल रिसीट मतलब ये दोनों आ गई उधार छोड़कर, बात तो वही है ना, उधार छोड़कर, है ना भाई। अच्छा अब देखो ध्यान से, तो आपने ये कहा सर, हमने ये कहा कि हमने उधार लिया। भाई मैंने कहा 18 लाख करोड़ आपने उधार लिए। भाई यही बोला ना मैंने आपसे पिछली क्लास में कि सर 18 लिए। अब 18 में जो देश के अंदर से लिए और देश के बाहर से लिए, अब मैं कहता हूं देश के अंदर से लिए 10, देश के बाहर से लिए 8। सर इन दोनों को 10 और 8 कह लो या टोटल 18 कह लो, बात तो वही है ना। भाई देश के अंदर से क्या हुआ? तो देश के अंदर से हुआ आरबीआई से और देश की जनता से हुआ, वो देश के अंदर का है सर मामला। और जो उधार हम लोग लेते हैं किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन से या किसी और देश से, तो वो एक्सटर्नल हुआ। तो इन दोनों को अलग अलग कह के लिखूं तो बात वही तो बनेगी, इसलिए मैंने कहा। अब मेरी बात समझना, अब हमने कितना उधार लिया बताना, अभी वेट कर लेना, नहीं समझ में आए देखो परेशान मत होना, मैं एक बात कह रहा हूं, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं 5 मिनट इस वीडियो को, जो यहां का कंटेंट दोबारा देखना, कल अगर डाउट रहे पूछना मुझसे, मैं तब आगे बढ़ूंगा जब आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? परेशान बिल्कुल मत होना। अब मुझे बताओ कि हमने सर कितना उधार लिया आपकी बार, सोच के जवाब देना। 18 लाख करोड़, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हमने इसमें से ब्याज में कितना दे दिया? आपने कहा 11 लाख करोड़। हमारे देश में कितना खर्च हुआ 18 में से? आपने कहा जस्ट 7। क्यों? 11 तो ब्याज में चला गया हमारा। भाई 18 लिया और 11 दे दिया। अगर मैं कहूं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है उसमें से जब हम पैसे को ब्याज में दे देते हैं, मतलब इंटरेस्ट पे कर देते हैं सर, उसके बाद जो बचता है उसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो यानी आपसे मैं पूछ रहा हूं हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, कि बजट में खर्च में इनकम के साथ कितना उधार लेना पड़ेगा, बिल्कुल वो निकालना था कि हमें कितना उधार लेना। बस ये समझ गए कि सर फिस्कल डेफिसिट बताता है कि हमें कितना उधार लेना होगा, उधार की आवश्यकता कितनी है ये बताता। बहुत बढ़िया लाइन है, इससे पता चल गया कि सर हम कुछ भी करें बस उधार निकालें, कैसे भी निकालें उधार निकालें। इस बार कितना उधार चाहिए, ठीक है बिल्कुल। तो आपने कहा सर अगर ये प्राइम 18 है और ये 11 आपने बता रखा है, तो इसका मतलब हमारे पास हो गया 7 लाख। जितना घाटा हमें रेवेन्यू में हुआ, अब बताओ रेवेन्यू का घाटा कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर रेवेन्यू में जो घाटा हुआ इसका ये कैसे निकालें? सर रेवेन्यू का खर्चा पता है भाई मुझे, रेवेन्यू वाला, सर मुझे ये रेवेन्यू का खर्चा पता है, ये वाला खर्चा सिर्फ ये वाला रेवेन्यू वाला, और रेवेन्यू वाली इनकम पता है। तो कितना नुकसान हो रहा है वो पता लगा सकता हूं मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। यानी रेवेन्यू नेचर के खर्च में से रेवेन्यू वाली इनकम को घटा दें तो हम यहां से अपना रेवेन्यू का भी लॉस पता कर सकते हैं। अच्छा एक और होता है, अभी लिख लेना, अभी समझ में ना आए कोई बात नहीं, लिख लेना। तो रेवेन्यू के खर्च में से, जो रेवेन्यू का डेफिसिट है उसमें से अगर हम निकालते हैं कि जो ग्रांट दे दी जाती है, जो पैसा दे दिया जाता है टू क्रिएट कैपिटल एसेट, उसको घटा दिया जाए टू क्रिएट कैपिटल एसेट, तो उसको कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अभी वो भी बताता हूं मैं आपको क्या होगा, और पहले आप इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट नोट कर लीजिए कि ये रेवेन्यू डेफिसिट के बाद निकलता है इफेक्टिव रेवेन्यू,
और मैंने कहा जितना उधार लिया सर हमने, वो उधार कहते हैं बोरोइंग्स अरुण, डेट कहते हैं, बोरोइंग्स कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं, मैंने बताया ना। यानी सर इसको इंग्लिश में भी बताओ एक बार मेरे दोस्त, बिल्कुल मेरे भारतीय भारतवासियों, थोड़ी हिंदी भी पढ़ा करो। नीड ऑफ बोरोइंग, यानी बोरोइंग्स, उधार की आवश्यकता, यह है इसका एक्चुअली मतलब। अच्छा, जितना आरबीआई से लिया गया, देखो 18 में से कुछ आरबीआई से भी तो लिया होगा ना। जितना उधार आरबीआई से लिया गया, आरबीआई से जो उधार लेते हैं सर बजट पूरा करने में, मान लो मैं कहूं 18 में से 3 हमने आरबीआई से लिए, बाकी 15 अलग से लिए। जितना आरबीआई से लिया, जितना आरबीआई से लिया, लोन फ्रॉम आरबीआई, जितना आरबीआई से लिया उसको बोलते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट। आज इतना ही लिखवाऊंगा मैं, आप इसको लिख लो पहले। सर बजट में एक्सपेंडिचर में पहले का जो डेट है उसको इंक्लूड करते नहीं। एक्सपेंडिचर कहां है, आप देता डेट को, डेट का इंटरेस्ट देना है, डेट दोगे तो एक्सपेंडिचर में लोगे। आप डेट तो दे नहीं रहे, हाँ अगर आप डेट देते हो, डेट पे करते हो तो एक्सपेंडिचर में लोगे, लेकिन डेट का इंटरेस्ट तो हर बार पे करोगे, तो इंटरेस्ट तो हर बार एक्सपेंडिचर में आएगा। और जिस साल इंटरेस्ट दोगे इंटरेस्ट भी आएगा, और अगर डेट पे करोगे तो वो भी आएगा। देखो मैंने दोनों लिखवाए थे, आप ध्यान से देखो। सर एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट दोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, और प्रिंसिपल पे करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले आप इसे नोट कर लो। 5 मिनट सवाल कराऊंगा मैं आपको, उससे आसान हो जाएगा। 5 मिनट सवाल कराऊंगा, उससे आसान हो जाएगा। अन्वेश आदिल, बिल्कुल देखो, मैंने कहा प्राइमरी कैसे निकाला आपने। सर प्राइमरी ये बताता है कि देश में कितना एक्सपेंस होगा। आपने 18 उधार लिया और 11 उसमें से ब्याज दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, जस्ट 7 लाख करोड़। इसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, जो देश में एक्चुअली यूज होगा, वर्क करेगा। तो हमेशा फिस्कल में से जब इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो बनता है प्राइमरी। इसको नोट कर लो एक बार, डन कह दो बस। अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट निकल कर आता है सर हम, देखो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या कंफर्म है कि अब मान लीजिए केंद्र सरकार जो है वो राज्य को पैसा देती है, और राज्य सरकार जो उस पैसे का एक सड़क बना देती है। अब बताओ ये सड़क जो बनी है, ये रेवेन्यू डेफिसिट लॉस हुआ या नहीं हुआ। अब कहेंगे सर ये सड़क बनी है, सड़क अगर केंद्र बनाती तो ये डेवलपमेंट में माना जाता है, ठीक है। लेकिन सड़क राज्य बनाएगी तो केंद्र ने तो ये दे दिया सर। देखो केंद्र जब पैसा दे देता है ना राज्य को, और राज्य उस पैसे को खर्च करता है, तो वहां से राज्य जो सड़क बनाएगा, जो बिल्डिंग बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, पार्क बनाएगा, सर उसको हम घटा के इफेक्टिव रेवेन्यू बना देते हैं। तो रेवेन्यू से निकलता है इफेक्टिव रेवेन्यू। अभी बस इतना समझो। अब मैं जो आपको कहूंगा एक एक करके सवाल को पढ़ना, गलतियों से बचना, ठीक है, गलतियों से बचना मेरे दोस्त। इस सवाल का जवाब दो, इस सवाल का जवाब दो बस क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सवाल में जो पूछा है उसको पढ़ो और इसमें से आंसर करो, एग्जाम में आया हुआ सवाल।
चलिए, क्या लगता है आपको? देखो सर, टैक्स आता है तो ये रेवेन्यू में जाता है, डिविडेंड प्रॉफिट रेवेन्यू में जाता है, इंटरेस्ट आना रेवेन्यू में जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल में जाता है। अब सवाल पूछा कौन सा रेवेन्यू नहीं है, तो जवाब सी होगा। सी जो है वो रेवेन्यू नहीं है सर, क्योंकि वो डिसइन्वेस्टमेंट करना कैपिटल। भीम एक बार कमेंट करो, बाकी के कमेंट आने दो। तो सर 3 रेवेन्यू है, लेकिन एक जो है वो रेवेन्यू नहीं है। हरिकेश, वृषभ, सबका सही आया लगभग, किसी का गलत नहीं है। चलो इस सवाल को देखिए, कौन सा सरकार का पूंजीगत नेचर में आता है, पूंजी बजट? सोचो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। अच्छा, इसके ऑप्शन बाकी पीछे हैं, बस ये बताओ पहला सही है या गलत है, दूसरा सही है या गलत है, बाकी पीछे जाएंगे। तो 4 का सी था, सही है बिल्कुल। देखो, अगर हम एक्वायर करते, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मशीनरी लेते हैं, मैंने कहा ये सब पूंजीगत माना जाता है, ये सब लॉन्ग टर्म माना जाता है, इससे सरकार की एसेट बढ़ती है। एक सही है। जब लोन लेते हैं विदेशी सरकार से, देश की सरकार, जनता, आरबीआई, किसी से भी लोन लेना देना भी पूंजी में आता है सर, ये भी सही। लोन लेना या लोन देना ये भी पूंजी में आता है। पहला सही है। अभी तो सही गलत चल रहा है ना, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, जब राज्यों को लोन देते हैं सर, वो भी आएगा, क्योंकि लोन लिया जाए या लोन दिया जाए, एसेट बनाई जाए या एसेट बेची जाए, जब भी लोन का या एसेट का होगा मामला, वो कैपिटल नेचर में जाएगा। और कैपिटल बजट का मतलब है कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों। कैपिटल नेचर वाली इनकम और खर्च है। तो लोन राज्य को देना, लोन विदेशी सरकार से लेना, या फिर कोई सड़क वगैरह बनाना, बिल्डिंग, ये सब कुछ जो होगा सर, ये कैपिटल बजट हो गया, कैपिटल नेचर वाला माना गया है। कैपिटल की रिसीट प्लस कैपिटल की इनकम दोनों हो जाए। तो वहां पहला दूसरा भी सही था, और यहां जो तीसरा वो भी सही है। इसका मतलब 1, 2 और 3 तीनों सही है। तीनों में बात लोन की हो रही, लोन और एसेट की बात हो रही है। इस सवाल को पढ़ के बात, इसके ऑप्शन यहीं पर है, इसका ऑप्शन यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा सर? क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन है, सरकार ने सड़क बनाई, इस बिल्डिंग बनाई, या सरकार ने कोई मशीनरी खरीद ली। भाई बिल्डिंग सड़क बनाने से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बताया ना मैंने आपको, और ये सर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना, मशीन लेना, मैंने कहा राफेल खरीदना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, देश में डेवलपमेंट बन जाता है, ये कैपिटल वाला होता है। अब देखो, ध्यान से देखो, डिसइन्वेस्टमेंट ये कैपिटल होता है, उधार लेना आरबीआई से ये कैपिटल होता है, राज्यों को उधार देना ये भी कैपिटल वाला होता है। लेकिन ब्याज लेना या देना कैपिटल नहीं होता, क्योंकि ब्याज लेना देना रेवेन्यू होता है। इसका मतलब ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल, ये नहीं है कैपिटल। तो आंसर होगा 1, 2, 3। क्योंकि ब्याज जो है ना सर, ब्याज देने से कभी कर्जा कम नहीं होता, ब्याज लेने से कभी कर्जा नहीं बढ़ता। तो ब्याज लेना या ब्याज देना नहीं आता इसमें, वो रेवेन्यू है, बाकी सारे कैपिटल वाले। है ना, बहुत आसान। सभी का जवाब सही आ रहा है लगभग लगभग, कोई गलत नहीं कर रहा जवाब में। तो भीम भी कह रहे हैं सर सी, दीपक ने भी, प्रेरणा में भी, कन्हैया ने भी, सबने बताया सी होगा, क्योंकि सर ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये कैपिटल, ये जो है रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि ब्याज की बात हो गई, ब्याज रेवेन्यू होता है। ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं इससे पहले। इस सवाल का बताओ, इसके ऑप्शन आगे हैं भाई, सही गलत बताना, ऑप्शन आगे हैं। ऐप में नहीं पता चल रहा है, चलिए मैं बताऊंगा, प्रभाकर वेट करते हैं, मैं बताऊंगा।
ऑप्शन आगे हैं, यहां पर सही जवाब करो। बिल्कुल पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कर लीजिए। देखो, इंटरेस्ट जो होता है सर, ये रेवेन्यू होता है, ब्याज। जो मदद करते हैं, सहायता देते हैं, ये भी ब्याज, ये भी मदद में आता है, रेवेन्यू। जो पेंशन देते हैं, ये भी रेवेन्यू में आता है। लेकिन जो लोन देते हैं, वो कैपिटल में आता है। अब क्योंकि रेवेन्यू पूछा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। एक होगा, दो होगा और तीन होगा, चार नहीं होगा सर। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, लेकिन चार नहीं होगा। वैसे भी एक और तीन ऑप्शन नहीं है कन्हैया, एक, दो और चार होगा। डिविडेंड रिसीव्ड का मतलब है जो सरकारी कंपनियों का प्रॉफिट है। डिविडेंड प्रॉफिट को कहते हैं आलोक। तो डिविडेंड मींस प्रॉफिट, सरकारी कंपनियों का प्रॉफिट, वो डिविडेंड होता है। तो आपने कहा सर एक, दो और तीन होगा। ग्रांट का मतलब है सहायता में जो पैसा दिया जा रहा है, गरीबों की मदद की जा रही है। आप इसको लिख भी सकते हो, ग्रांट देना है, मदद करना, सहायता देना, लोन देना नहीं आता है। ये कैपिटल नेचर है ना भाई। इसको मैच करना है। यहां दो दिए गए हैं, एक तीसरा आगे दिया गया, मैच करके बताओ। मैच करके बताओ, आखिरी सवाल करो, मैच करके बताओ। आज का आखिरी सवाल करो, मैच करके बताओ। मैच करके कल ये पूरा करूंगा चैप्टर, कल क्वेश्चन भी सारे करा दूंगा। सर मुझे क्या निकालना है, प्राइमरी। क्या बताया प्राइमरी का फॉर्मूला? प्राइमरी क्या होता है सर, जो हमारे देश में खर्च होगा, और आपने बताया इसका जो कनेक्ट बनेगा ये इसके साथ बने। बन रहा है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये कहां से आ गया, कट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो इफेक्टिव रेवेन्यू किससे निकलेगा, रेवेन्यू से निकलेगा सर। और ये वाला नीचे आ जाए, यानी एक के साथ दो, दो के साथ एक हो जाएगा। अच्छा, तीसरा मोनेटाइज डेफिसिट। तो मोनेटाइज डेफिसिट मतलब आरबीआई से जो उधार लेंगे, ये इसी से मैच करें। तो सवाल ये पूछा है कि इनमें से कौन कौन से सही मैच कर रहे हैं। क्या पहला वाला सामने वाले से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या दूसरा वाला सामने वाले से मैच कर रहा है, सर नहीं कर रहा। क्या तीसरा वाला सामने वाले से मैच कर रहा है, जी मैच कर रहा है। सवाल में मैचिंग करना पूछा था, तो इसमें ये नहीं दिया एक से दो, दो से एक, बल्कि ये पूछा क्या सामने सामने मैच हो रहे हैं। वैसे आपको जवाब मिल गया क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उसका ऑप्शन क्या है, उसका ऑप्शन क्या है पता चला। पहला मैच नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा सामने से, तीसरा वाला अपने सामने से मैच कर रहा है, वो सही है। ये सवाल बनाया इसने। भाई बताओ ना। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 24 करो, 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 करो। और ये मैं बताऊं, ये 90% बच्चे गलत करके आए थे। ये 90% स्टूडेंट गलत करके आए थे सवाल, जब आया था जिस वर्ष में, क्योंकि बिल्कुल अलग वे में सवाल पूछा हुआ है। अब जवाब दो इसका, क्या बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बताना है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट मतलब उधार। अभिषेक बताओ। आदिल अगली क्लास में बताऊंगा वो और तरीके से, ठीक है, अभी आज रुक जाओ। चलो, तो आपने कहा जितना इंटरनल और एक्सटर्नल बढ़ेगा, या जितना टोटल बढ़ेगा सर, ये आपने बताया था, उसी बढ़ने को, उसी वृद्धि को कहा जाता। अगर हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटा दें तो क्या बचेगा। अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दे तो क्या बचेगा। क्वेश्चन तो बहुत नहीं, लगभग शायद इसमें। चलो बस इतना ही कर लो। तो आपको याद है सर, अगर फिस्कल में से ब्याज घटाते हैं तो प्राइमरी बचता है। ऐसे ही तो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या बनेगा, अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट घटा दें तो प्राइमरी। एक आखिरी सवाल आज का, इंडिया को ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाता है, क्यों।
क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कोई देश अपना लोन भी, इंटरेस्ट भी लोन लेकर पे करता है सर, ऐसे देश को हमने ऋण जाल में फंसा हुआ मानते हैं। तो ये है आज की क्लास के बेहतरीन सवाल। और आपका जो बैच है ना, मतलब ये जो क्लास है, ये जो चैप्टर चल रहा है, ये अगली क्लास में पूरा होगा और ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में अटैच कर दूंगा। बिल्कुल, टुमारो दिस टॉपिक कंटिन्यू, बिल्कुल कल भी ये टॉपिक कंटिन्यू होगा और कल फिनिश हो जाएगा। और एक बार आप लोग भी अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।